हेलो एवरीवन। आज लॉजिकल रीजनिंग में एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेगुलर यूज में आने वाला चैप्टर है ब्लड रिलेशंस। ठीक है, वही वापस से सेम कहानी है भाई कि 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आते ही हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक अप्रोच है जो मैं फॉलो करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप भी उस अप्रोच को सीख लो तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछ सकता है, किस तरीके से ऑप्शंस में कंफ्यूज कर सकता है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे चैप्टर में। सबसे पहली चीज, व्हाट आर द बेसिक रिलेशंस। बेसिक रिलेशंस क्या होते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। बेसिक रिलेशंस ऑफ कोर्स मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वो सब उसमें मैं नहीं जा रहा, वो सबको पता है। इनफैक्ट ये भी सबको पता है, बट ये कुछ अनकॉमन रिलेशंस हैं जो जनरली हम हिंदी में तो यूज करते ही नहीं है, इंग्लिश में ही ये नाम यूज होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में तो जैसे भाई बुआ अलग है और मामी अलग है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बोथ ऑफ देम हैव द सेम नेम विच इज आंट। ऑलराइट, तो ये सब बातें थोड़ी बहुत अपने को आइडिया होनी चाहिए, इसलिए मैंने कुछ बेसिक रिलेशंस लिखे हैं। एक बार फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट देखो क्या लिखा, आंट। आंट का मतलब सिस्टर ऑफ मदर और फादर, मतलब फादर की सिस्टर तो भी आंट, मदर की सिस्टर तो भी आंट। तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, उसके पीछे एक वर्ड लगाते हैं, पैटर्नल या मैटरनल। पैटर्नल मतलब फादर की साइड, मैटरनल मतलब मदर की साइड। तो अगर मैंने बोला पैटर्नल आंट, इसका मतलब क्या हुआ, बुआ, मतलब फादर की सिस्टर। और अगर मैंने बोला मैटरनल आंट, मतलब क्या हुआ, मदर की सिस्टर। ठीक है, तो मदर की सिस्टर मतलब क्या हुआ बेटा, मदर की सिस्टर मतलब मौसी। ठीक है, तो वो अपना हो गया, दोनों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आंट। राइट, द सेकेंड रिलेशन इज अंकल। अंकल, अंकल का मतलब क्या हो गया, ब्रदर ऑफ मदर और फादर। अंकल का मतलब हो गया ब्रदर ऑफ मदर और फादर, एग्जैक्टली दी ऑपोजिट जेंडर। ओके, सो दैट मीन्स आपके फादर के ब्रदर मतलब आपके क्या हुए, या तो चाचा या ताऊजी, कुछ भी बोल लो, उनको आप अंकल ही बोलोगे। और अगर आपकी मदर के ब्रदर हुए तो उनको आप क्या बोलोगे, मामा। ठीक है, बट स्टिल ही विल बी नोन एज अंकल इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में अंकल पैटर्नल मैटरनल, वही वापस पैटर्नल बोलेंगे तो फादर की साइड के हो गए, मैटरनल बोलेंगे तो मदर की साइड हो गए। सो व्हाट इज द सेकंड रिलेशन, अंकल। ओके, थर्ड वन इज कजिन। कजिन मतलब क्या हुआ, एक तो होते हैं आपके रियल भाई बहन, राइट, और रियल को छोड़ दें तो बाकी सारे जो आपके भाई बहन है वो क्या है, कजिन्स। दैट मीन्स यू से सन और डॉटर ऑफ आंट और अंकल। ऑल योर आंट्स, ऑल योर अंकल्स, उनके जो बेटे बेटी है वो क्या हो गए, आपके कजिन्स। ठीक है, अच्छा, जो हमारे भाई बहन होते हैं मतलब रियल भाई बहन, उनके लिए एक और वर्ड क्या यूज होता है, सिबलिंग। सिबलिंग, सिबलिंग मतलब रियल ब्रदर और सिस्टर। ओके, देन द फोर्थ रिलेशन इज नीस। नीस का मतलब क्या होता है, भतीजी। भतीजी मतलब डॉटर ऑफ ब्रदर और सिस्टर। अपने भाई या बहन की जो बेटी होती है उसको क्या बोलेंगे, भतीजी यानी नीस। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट नेफ्यू। नेफ्यू इज सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर, भतीजा, सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर। ओके, फिर नेक्स्ट सिक्स्थ है ब्रदर इन लॉ। उसको शॉर्ट में मैं यूज करूंगा BIL, एंड सिस्टर इन लॉ SIL। ठीक है, सो व्हाट इज ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो गया भाई, दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो सिस्टर्स हस्बैंड, यानी अपनी बहन के जो हस्बैंड है वो ब्रदर इन लॉ हुए। दूसरा हमारी वाइफ का जो ब्रदर है, या हमारी वाइफ मतलब मेरी वाइफ का जैसे जो ब्रदर है वो भी मेरा क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर ऑफ स्पाउस या सिस्टर्स हस्बैंड, दोनों में से कुछ भी हो तो ब्रदर इन लॉ। सिमिलरली सिस्टर इन लॉ क्या हो गया, ब्रदर्स वाइफ, भाई की वाइफ, वो हमारी क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ, या फिर सिस्टर ऑफ स्पाउस। सिस्टर ऑफ स्पाउस मतलब मेरी वाइफ की जो बहन है वो मेरी क्या हुई, सिस्टर इन लॉ। जो भी मतलब बेसिकली जो हमारे स्पाउस के रिलेशन से आएगा उसके पीछे इन लॉ लगा देना, दैट इज इट। ओके, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारे रिलेशंस इन लॉज में चलते हैं। क्लियर है, तो ये बेसिक रिलेशन है जो बार बार क्वेश्चंस में नजर आएंगे। इनमें क्लियर डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। और पैटर्नल और मैटरनल जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो डोंट गेट इन्वॉल्व इन इट, कि भाई इसमें कुछ अगर जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में और ना ऑप्शंस में, तो फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप तो एक बेसिक फैमिली ट्री बना के सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस में अगर ऐसा दे रखा हो पैटर्नल मैटरनल ये सब बातें हो तो फिर हमें दोनों नजरियों से सोचना जरूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है व्हाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑन ब्लड रिलेशंस इज जनरेशन ट्री और फैमिली ट्री। यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ योर जनरेशन ट्री और फैमिली ट्री। जो भी क्वेश्चन दिया उसमें फैमिली ट्री बनाना हमारा फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए। ठीक है, जनरेशन ट्री का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं सबसे फर्स्ट जनरेशन बोलूं, सबसे फर्स्ट जनरेशन वो क्या होगी, अगर मैं अपने दादा वाली जो जनरेशन है, ठीक है, उसको मैं फर्स्ट जनरेशन बोलूं तो मेरी फर्स्ट जनरेशन में कौन आ गए, मेरे दादा दादी। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में कौन आ गए, मेरे पापा मम्मी, मेरे अंकल मतलब ताऊ जी,
या मेरे क्या बोलते हैं बुआ, ये सब लोग किधर आ गए, मेरे से जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में। मतलब अगर फर्स्ट जनरेशन दादा थी तो सेकंड जनरेशन में ये लोग आ गए। थर्ड जनरेशन में कौन आया, मैं आया, राइट, मैं आया, मेरी बहन आई एंड सो ऑन। ऑलराइट, फोर्थ जनरेशन में कौन आएगा, हमारे बच्चे आएंगे। हमारे बच्चे कौन सी जनरेशन में आ गए, फोर्थ जनरेशन। जनरली ये 4 जनरेशन पे ही हम अपने क्वेश्चन को फोकस करके रखते हैं, ठीक है। अभी आगे मैं और बताऊंगा डिटेल में किस तरीके से अपन जनरेशन ट्री या फैमिली ट्री को ड्रॉ करेंगे, लेकिन जनरेशन ट्री का बेसिक मीनिंग ये होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ओके, now the symbols that I will use while drawing the family tree, you may have your own symbols, will be box will be used to denote male, oval will be used to denote female, a double arrow will be used to denote a spouse, मतलब husband या wife, without arrow any line will be denoting a sibling, ठीक है, without arrow any line will be denoting a sibling, okay, brother या sister, and if I draw a vertical line it will denote the next generation। मतलब मेरे को अगर इस जनरेशन से इस पे आना है तो आई हैव टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन। सो वर्टिकल लाइन का मतलब नेक्स्ट जनरेशन पे आ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब सिबलिंग पे आ गए, डबल एरो पे मतलब वाइफ या हस्बैंड पे आ गए, ओवल का मतलब फीमेल है और बॉक्स का मतलब मेल है। ये सिंबल्स मैं यूज करूंगा व्हाइल ड्रॉइंग एनी फैमिली ट्री, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई ये मतलब क्या, अब ये किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे और फैमिली ट्री क्यों बनानी पड़ती है और क्या होती है फैमिली ट्री, ये सब बातें अब करते हैं, ठीक है, कि क्यों जरूरत पड़ती है इन सब बातों की। सबसे पहली चीज, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो 3 तरीके के क्वेश्चंस में मैं इसको कैटेगराइज करता हूं। फर्स्ट कैटेगरी इज पॉइंटिंग टू और इंट्रोड्यूसिंग समवन। जैसे भाई कई बार ऐसा होता है ना कि अपन किसी पार्टी में गए और अपने साथ अपना एक, मान लो कोई रिश्तेदार है और उसको अपने को एक तीसरे रिश्तेदार को समझाना है कि वो मेरा कौन लगता है, तो अपन फिर उस पर पॉइंट करके या उसको इंट्रोड्यूस करते हुए ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये मेरे सो एंड सो का सो एंड सो का सो एंड सो है। मतलब मान लो मेरे फादर की सिस्टर का बेटे का बेटा है, फादर की सिस्टर का बेटे का बेटा है। तो अब वो जो दूसरा बंदा हमारे साथ था वो गैस करेगा भाई कि इसका क्या रिलेशन, तो उस हिसाब से वो समझता है। तो इस तरीके से अपन उस रिलेशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि नहीं कराते, ठीक है। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, माइट हैव हैपेंड विद एवरीवन, ऑलराइट। So that means the first type of question is that only कि एक बंदा जो है वो किसी बंदे को इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो उसके लिए वो या तो फोटोग्राफ, एक फोटो एल्बम होगी उसमें फोटो की तरफ पॉइंट करके बताएगा, पॉइंटिंग टू कि भाई ये बंदा ऐसा है, अब इसको पहचानना है आपको, तो उसके लिए वो रिलेशन बताएगा, ठीक है। या फिर किसी पार्टी में मिल रहे हैं तो वो इंट्रोड्यूस कराएगा उसको कि अभी आप इनसे मिलिए, तो इंट्रोड्यूसिंग, पॉइंटिंग, ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन विच विल फाइंड इन एनी टेक्स्ट ऑन ब्लड रिलेशंस, ठीक है। सबसे कॉमन टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाले हैं, ऑलराइट। सो आई टेल यू हाउ डू वी अप्रोच दीस क्वेश्चंस। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी कोडेड ब्लड रिलेशन। अगर आपको याद हो डायरेक्शन सेंस में मैंने आपको कोडेड डायरेक्शन सेंस समझाया था। कोडेड डायरेक्शन सेंस कुछ इस तरीके से था कि भाई P%Q क्वेश्चन मार्क R#S, इस तरीके से कुछ था। तो उसमें P% का अलग मतलब था कुछ कि भाई वो साउथ में है, 2 मीटर पे साउथ में है। क्वेश्चन मार्क का मतलब था वो नॉर्थ में है, 2 मीटर पे। हैश का मतलब था वो ईस्ट में है, 2 मीटर पे। इस तरीके से कुछ भी कोड बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी कुछ कोड बनाए जा सकते हैं। कोड बनाए जा सकते हैं मतलब परसेंट का मतलब मैं बोल दूं कि भाई P%Q का मतलब P इज द फादर ऑफ Q, ठीक है कि नहीं। फिर Q क्वेश्चन मार्क R का मैंने कुछ मतलब निकाल दिया कि Q इज द सिस्टर ऑफ R, राइट। फिर ऐसे ही मैंने R#S का भी कुछ कोड बना दिया कि R इज द लेट अस से अंकल ऑफ S, कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ कोड्स डिजाइन कर लिए और आपसे बोला कि अब आप बताओ कि P और S में क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरीके का क्वेश्चन किस में क्लासिफाई होगा, कोडेड ब्लड रिलेशन में क्लासिफाई होगा। ऑफ कोर्स वी डू इन डिटेल कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। जस्ट एक इंट्रोडक्शन की कोडेड ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है। तो आपको क्या करेंगे, कुछ कोड्स देंगे और कोड्स के हिसाब से आपसे किसी भी दो के बीच में रिलेशन मांगा जाएगा, ओके। The third type of question which comes is passage based. Passage based question जैसे आपने सीटिंग अरेंजमेंट में भी देखा है, डायरेक्शन सेंस में भी देखा है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और उसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, हालांकि इट्स वेरी रेयर, एज आई सेड दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन आए। लेकिन ठीक है कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, उस पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए या 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन उसी पे पूछ लिए, तो पॉसिबिलिटी है। तो उसमें कोई नया काम नहीं करना होता। पैसेज बेस्ड में क्या होगा भाई कि जैसे इस एक क्वेश्चन में तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी, पैसेज में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तो उन सारी इंफॉर्मेशन को आप एक साथ
लिख के और उसकी फैमिली ट्री बना लो और उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। सो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द जनरल प्रोसीजर? कोई सी भी कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए, प्रोसीजर मेरा सेम रहेगा। तो एक बार प्रोसीजर क्या है वो ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ स्टेप्स मैंने लिखी है प्रोसीजर की, प्रोसीजर मान लो या टिप्स मान लो। ऑफ कोर्स यू मे हैव योर ओन प्रोसीजर, ठीक है। ये कोई थंब रूल नहीं है, ये तो ऐसे ही मैंने नियम बना रखे हैं और कुछ टिप्स हैं जो ध्यान रखोगे तो कोई गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इज डोंट अज्यूम जेंडर बाय नेम्स। ये कॉमन मिस्टेक होती है जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं कि हम नेम्स से जेंडर गेस करते हैं। वो हमें नहीं करना है जब तक कि बहुत एविडेंट नहीं हो क्वेश्चन में, ठीक है। एविडेंट नहीं हो मतलब क्या है वो भी अभी मैं आऊंगा एक पॉइंट पे। तो अभी मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कहीं पे लिखा है भाई कि रमेश, तो रमेश का मतलब मेल है, कोई जरूरी नहीं है। Yes, it may sound funny, but that is the case, okay? जब तक कि वो बोले नहीं, या तो वो he और she यूज कर ले तो हमें जेंडर पता पड़ जाएगा, या फिर वो बोल दे कि भाई ये बॉय है ये गर्ल है तो हमें पता पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर उसने कुछ भी बोला है तो हम अपने मन से जेंडर गेस नहीं करेंगे, भले उसका नाम कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट इज डोंट अज्यूम जेंडर बाय नेम्स। सेकंड, रीड ईच स्टेटमेंट एंड इनकॉर्पोरेट इट इन द फैमिली ट्री। That is the most important step, as I have always said, even in seating arrangements, that you read each statement and keep on including it in your diagram. तो आपने एक रफ फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट किया, एक चीज पढ़ी उसके हिसाब से वहां पे इनकॉर्पोरेट किया, फिर दूसरी चीज पढ़ी उसको इनकॉर्पोरेट किया, एंड सो ऑन। सो यू मस्ट ऑलवेज कंप्लीट योर फैमिली ट्री फर्स्ट, ठीक है। अब थर्ड, इन द टाइप 1 क्वेश्चंस, मतलब कौन से पॉइंटिंग और इंट्रोड्यूसिंग वाले, उसमें स्टार्ट ड्रॉइंग द फैमिली ट्री फ्रॉम द कीवर्ड्स मी और माई। दिस माइट ऑल्सो बी अ वेरी गुड टिप, ओके। कि जो भी पॉइंटिंग या इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें होता क्या है, जैसे मैं अगर किसी तीसरे को किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं तो मेरे को मेरे से उसका क्या रिलेशन है ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे स्टेटमेंट में मी या माई वर्ड आएगा ना, क्योंकि मैं अपने से रिलेशन बता रहा हूं, तो मी या माई वर्ड कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो वो जहां भी मी या माई वर्ड आ रहा है वहीं से मेरे को अपनी फैमिली ट्री बनानी स्टार्ट करनी चाहिए। उससे क्या होता है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक और तरीका होता है कई बार कि हम मी और माई की जगह अपने आप को रख लें, ठीक है, और फिर अपने रिलेशन निकालने की कोशिश करें और फिर अपने को पता पड़ जाएगा कि इस बंदे का क्या रिलेशन था, ठीक है। तो इसलिए मी या माई से स्टार्ट करना बेटर होता है। उसमें भले आप उसकी जगह अपने आप को रख लो या आप मी या माई से फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फोर्थ, रीड केयरफुली इन क्वेश्चन वेदर रिलेशन ऑफ A to B और B to A is required. Now this is again a very very important point. जनरली इसमें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि A का रिलेशन B से मांगा है कि B का A से मांगा है, ठीक है। जैसे मान लो A इज द फादर ऑफ B, ऑलराइट। अब उसने पूछा है हाउ इज A रिलेटेड टू B। ध्यान से सुनना, हाउ इज A रिलेटेड टू B। इसका क्या मतलब निकला कि A का रिलेशन B से क्या है। मैंने बोला A इज द फादर ऑफ B, तो A का रिलेशन B से क्या है, फादर। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछता हाउ इज B रिलेटेड टू A, अब क्या आंसर आएगा। मैंने बोला A इज द फादर ऑफ B, हाउ इज B रिलेटेड टू A, तो क्या बोलोगे अब फादर बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, क्योंकि अब पूछा है कि B जो है वो A का कौन है। अब तो ये पूछा है हाउ इज B रिलेटेड टू A, तो B A का कौन हुआ, सन हुआ, डॉटर हुआ, कुछ भी हो सकता है। बोला था ही नहीं, उसने जेंडर तो स्पेसिफाई किया ही। तो अगर मैंने बोला भाई A इज द फादर ऑफ B, then definitely if I say how is A related to B, answer is father without doubt, ठीक है। बट इफ आई आस्क यू हाउ इज B related to A, the answer can be son और daughter, दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहा। समझ आई बात। यही बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब तक जेंडर हमें परफेक्टली पता नहीं हो कभी भी मानना नहीं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कौन सा आंसर लगाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना है कि किसका किससे पूछा है, राइट। तो अब इसके लिए भी एक ट्रिक याद रख सकते हैं। जैसे उसने पूछा हाउ इज A रिलेटेड टू B, या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ A विथ B, दोनों का मतलब एक ही हुआ। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ A विथ B या हाउ इज A रिलेटेड टू B। इसका मतलब 2 के बाद जो लिखा है उसके लिए पहला आदमी कौन है। हाउ इज X रिलेटेड टू Y, तो Y के लिए X कौन है, हमेशा लास्ट से देखना, लास्ट वाले के लिए फर्स्ट वाला कौन है, ये इसकी ट्रिक है। हाउ इज X रिलेटेड टू Y, तो Y के लिए X कौन है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन में हम आंसर क्या लगाएंगे भाई, जहां पे पता ही नहीं पड़ रहा कि जेंडर क्या है। जैसे मान लो एक ऑप्शन सन भी होता, मैंने पूछा हाउ इज B रिलेटेड टू A, एक ऑप्शन सन है एक ऑप्शन डॉटर है, तो अब आप ना तो सन लगा सकते हैं ना डॉटर, क्योंकि दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो उस केस में हमेशा एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी होगा या नन ऑफ दीज होगा,
हालांकि ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दीज नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा या डेटा इनएडिक्वेट होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज तो हमेशा याद रखना, नन ऑफ दीज कब ऑप्शन लगाते हैं हम, जब हमारे पास एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा। जैसे मैंने बोला भाई एक ऑप्शन है सन, दूसरा ऑप्शन है डॉटर, तीसरा ऑप्शन है सपोज फादर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, पांचवा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब नन ऑफ दीज नहीं लगाएंगे क्योंकि इन तीन में से, कौन से तीन, सन डॉटर और फादर, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, दो ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा, सन एंड डॉटर, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो फिर मैं नन ऑफ दीज कैसे लगाऊंगा? नन ऑफ दीज तो तब लगाते हैं जब एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो। कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मैं सन और डॉटर में से पक्का नहीं बोल सकता कि कौन सा करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज दो अलग अलग ऑप्शन है। इसकी जगह डेटा इनएडिक्वेट भी लिख सकता है, वो एक ही बात है। तो जब हमें क्लियर नहीं हो ना दो में से कौन सा आंसर आएगा, तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाएंगे, ये ध्यान रखना, राइट। हाँ, उसकी जगह अगर नन ऑफ दीज हो और अगर बाकी के ऑप्शंस में कुछ भी करेक्ट नहीं हो तो नन ऑफ दीज लगा देना। लेकिन अगर बाकी के ऑप्शन में एक करेक्ट है तो फिर नन ऑफ दीज आंसर नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा एंड दैट विल बी देयर इन द ऑप्शंस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वो तो ऑप्शन में होगा, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो ऑप्शन में होगा। तो वही बात लास्ट में बोल रहा है, बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट जेंडर्स एंड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज व्हेन वन ऑफ द ऑप्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो नाउ दिस गिव्स यू अ हिंट कि अगर मेरे को किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड नजर आया या डेटा इनएडिक्वेट नजर आया, तो एक बात तो दिमाग में पहले ही बिठा लेना कि या तो इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी या फिर जेंडर क्लियर नहीं होगा, तभी ये ऑप्शन दिए। समझ आई? या तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी, मतलब मल्टीपल फैमिली ट्रीज बन सकती है, या फिर जेंडर क्लियर नहीं होगा, तभी ये ऑप्शन हम टिक करना है हमें। तो हमें अगर ये ऑप्शन में नजर आ रहा है मतलब हमें एक ये पॉसिबिलिटी रखनी है कि हाँ हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इजी रहेगा। एक बार इनको ठीक से कॉपी कर लो, जस्ट पॉज द वीडियो, जस्ट कॉपी इट डाउन एंड वंस यू डू दैट आई विल बी नाउ डूइंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। फिर देखो बेटा, टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, सबसे पहले ये प्रैक्टिस करेंगे। आप क्वेश्चंस नोट कर लो पहले। क्वेश्चंस ऑन टाइप 1 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन ब्लड रिलेशंस। ओके, मतलब पॉइंटिंग टू इंट्रोड्यूसिंग। क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। और इसी में आपको दो तीन चीजें समझनी है जो मैंने प्रोसीजर में समझाई। सबसे पहली बात, हाउ विल यू ड्रॉ अ फैमिली ट्री, how will you approach such a question? ठीक है, नंबर 1 how will you draw a family tree, number 2 how will you approach such a question, number 3 how will you deal with multiple possibilities and cannot be determined option। ये चारों पॉइंट्स आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करने हैं, 6 क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, फिर आगे और बढ़ेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अरुणा सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अरुणा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है सारे। ओके, ऐसे नॉर्मली भी सोच के बना सकते हैं, बट एक बार प्रोसीजर समझो ताकि हम आगे जब क्वेश्चंस में बढ़ेंगे टाइप 2 टाइप 3 में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अरुणा सेड, बोल कौन रहा है? अरुणा। मैंने क्या बोला था? पॉइंटिंग टाइप 1 वाले में आपको माई या मी वर्ड ढूंढना है। लुक हियर, ये माई वर्ड दिख गया। ठीक है, माई किसके लिए यूज हुआ? अरुणा के लिए, क्योंकि अरुणा बोल रही है। तो आपको अपनी फैमिली ट्री बनानी अरुणा से चालू करनी है। ठीक है, माई सिस्टर यानी अरुणा की सिस्टर, ये अरुणा की सिस्टर। सिस्टर के लिए मैंने बोला था पहली बात तो ब्रदर सिस्टर के लिए, सिबलिंग के लिए स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, और सिस्टर यानी फीमेल, फीमेल यानी ओवल। ठीक है, आगे अब माई सिस्टर तक काम खत्म, अब पीछे से कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, माई सिस्टर आप बना चुके हो, मतलब आप यहां तक पहुंच गए। अब इसके पीछे पढ़ो, फादर ऑफ, मतलब ये जो भी सिस्टर आपने बनाई इसके फादर, इसके फादर मतलब इसके भी फादर हुए। ठीक है, तो एनीवे मैंने ये बनाया फादर। फादर मतलब मेल, फादर मतलब नेक्स्ट जनरेशन, ऊपर वाली, तो ऊपर वाली के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी थी और मेल मतलब बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। फिर आगे कनेक्ट करो, ओनली सन ऑफ, ये जो फादर अभी आपने बनाया इनके ओनली सन। अब इनके ओनली सन कौन होंगे भाई? इनके ओनली सन कौन होंगे? इनके ओनली सन कौन हुए? ये तो नहीं है भाई, ये तो फीमेल है। ऑलराइट, तो इनके ओनली सन या तो कौन हुए? अरुणा खुद हुई, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबिलिटी। व्हाई? बिकॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन अरुणा सेड, मतलब अरुणा इज डिफरेंट एंड दैट पर्सन इज डिफरेंट। तो इसलिए वो खुद पर्सन खुद के लिए तो पॉइंट नहीं कर रही होगी, तो इसलिए हम मान के चलेंगे। अरुणा नाम से गैस नहीं करना है, ये ध्यान रखना। पहले भी कहा अरुणा जेंडर नहीं बताता, तो अरुणा आ गया मतलब ये नहीं कि फीमेल ही होगी।
राइट? तो उससे गेस नहीं किया, लेकिन सिंस वो किसी दूसरे पे पॉइंट कर रही है तो इसका मतलब वो खुद पे पॉइंट नहीं कर रही, तो इसीलिए हम मानेंगे कि अरुणा इज डेफिनेटली अ फीमेल, बिकॉज इनका ओनली सन है। कितना सन है? ओनली सन, तो डेफिनेटली ही विल बी द ब्रदर ऑफ दीज टू गर्ल्स। अभी ध्यान से देखो, यहां तक पहुंच गया हूं। सबसे पहले मैंने माई से चालू किया, अरुणा, अरुणा की सिस्टर के फादर, ठीक है? फिर उन फादर का ओनली सन, ये ओनली सन। ही इज, यानी वो जिसके लिए बात कर रही थी वो यही बंदा है, जिसके लिए वो बात कर रही थी वो ये बंदा है, ठीक है? अब जिसके लिए बात कर रही थी उसी पर्सन की बात हो रही है ना, तो ये वो पर्सन है। द रिक्वायर्ड पर्सन इज दिस गाय, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्सन। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अरुणा? अब हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अरुणा मतलब किससे किसका रिलेशन मांगा है? अरुणा से उस पर्सन का, टू के बाद वाले से पहले वाले का। ये बताया था ना मैंने, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई के लिए एक्स कौन है, मतलब हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अरुणा, अरुणा के लिए वो पर्सन कौन है? तो देखो सामने तुम्हारे, अरुणा के लिए पर्सन कौन है भाई? ब्रदर है। ऑब्वियसली ये दोनों सिस्टर्स है और ये उनका इकलौता भाई है। सो अरुणा के लिए ये पर्सन कौन हुआ? ब्रदर। तो आपका बेटा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? ब्रदर। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं और ना कोई और पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि जब कोई बंदा किसी दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो खुद तो नहीं हो सकता, वरना तो ऑफकोर्स में एक पॉसिबिलिटी बना था जिसमें अरुणा खुद वो इकलौता भाई हो, लेकिन उस केस में फिर पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है? So how to draw a family tree, that should be clear from here. Okay, let's see. If not, then just see the next question also and just try to relate. Second question क्या बोल रहा है? Introducing a man, a woman's head. बोल कौन रहा है? woman. Okay, मतलब my जहां भी आएगा वो woman के लिए आएगा। His wife is the only daughter of my father. My किसके लिए यूज होगा? woman के लिए। बनाना चालू करेंगे my से। my मतलब कौन? woman. woman मतलब female, ठीक है? my के बाद क्या लिखा है? father. father मतलब एक जनरेशन ऊपर और male मतलब बॉक्स। माई फादर तक का काम हो गया, ठीक है? अब पीछे से रिलेट करना है। ओनली डॉटर ऑफ, ये जो फादर आपने बनाया इनकी ओनली डॉटर। अब इनकी ओनली डॉटर कौन हुई? ये खुद ही हुई। इनकी ओनली डॉटर कौन हुई? ये खुद हुई कि नहीं हुई? ये खुद डॉटर है और ओनली डॉटर बोला है तो फिर ये खुद ही हुई, ठीक है? फिर इसका मतलब यहीं तक पहुंचे हम, ये हो गया। अब ऊपर पढ़ो, हिज वाइफ इज, हिज मतलब जिसको वो इंट्रोड्यूस करा रही है उसकी वाइफ ये खुद है, क्योंकि आप यहां तक पहुंच चुके हो, तो इसका मतलब ये जिसकी वाइफ है वो आपका आंसर हो, उसी को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो। वाइफ के लिए हम डबल एरो यूज करते थे, स्पाउस के लिए। ये किसकी वाइफ है? इस बंदे की। तो ये ही वो बंदा हुआ ना मैन, जिसके लिए हिज यूज कर रहा है, तो ये वो बंदा हुआ मैन जिसको वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द वुमन? टू के बाद कौन आ रहा है? वुमन, यानी वुमन के लिए मैन कौन है? तो वुमन के लिए मैन कौन है बेटा? हस्बैंड, ठीक है? तो हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू द मैन? हस्बैंड। How is man related to the woman? Sorry, husband. Is that clear? कोई मल्टीपल पॉसिबिलिटी इसमें भी नहीं आती, क्योंकि उसने ओनली वर्ड यूज कर लिया। ओनली वर्ड यूज नहीं करता तो फिर और भी डॉटर हो सकती थी, ठीक है? लेकिन ओनली डॉटर यूज कर लिया और मैन वुमन पहले ही स्पेसिफाई कर रखा है, इसलिए हमें जेंडर भी पता है, तो हमें पता पड़ गया भाई कि इस ये जो फादर थे इनकी ओनली डॉटर कौन हुई? ये खुद ही हुई वुमन, और उसकी ये किसकी वाइफ है? इस बंदे की। तो इसका मतलब वो यही पूछ रही है, ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना भाई कि ये वुमन के लिए ये मैन कौन है? तो आंसर क्या है? हस्बैंड। मतलब वो अपने हस्बैंड को ही इंट्रोड्यूस करा रही है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है रीटा सेज प्रमोद्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, ठीक है? फिर से माय वर्ड आ गया। अब बोल कौन रहा है? रीटा। तो इसका मतलब माय किसके लिए यूज हो रहा है? रीटा के लिए यूज हो रहा है, राइट? तो मैं रीटा से बनाना चालू करूंगा। ये रीटा, माय फादर, रीटा के फादर। अच्छा, रीटा पे मैंने ओवल या बॉक्स नहीं बनाया क्योंकि मेरे को रीटा का जेंडर नहीं पता। रीटा नाम से थोड़ी गेस कर लूंगा कि फीमेल ही होगी। ऐसा मैं तभी करूंगा जब मेरे को ऑप्शंस में बहुत क्लियरली दे रखा हो कि भाई कोई इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं है और इसमें कोई पैटर्नल मैटरनल या ये सब बातें नहीं आ रही हो, तो जाके मैं रीटा को फीमेल गेस कर लूंगा, ठीक है? वरना अभी तो मैं बिना ऑप्शन के कर रहा हूं, अभी तो कॉन्सेप्ट समझो। तो तुमने क्या बोला? रीटा के फादर, ये रीटा के फादर। रीटा का जेंडर नहीं पता, एज इट इज छोड़ दो, ना बॉक्स बनाओ ना ओवल बनाओ, ठीक है? यहां तक हो गया, माय फादर तक हो गया। अब पीछे से कनेक्ट करना चालू करते हैं। ओनली सन ऑफ, अब ये जो आपने फादर बनाया इनके ओनली सन। अब इनके ओनली सन एक तो ये खुद रीटा हो सकता है, ठीक है? तो इनके ओनली सन एक तो ये रीटा खुद हो सकता है,
दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी ट्री बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, अब मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि रीटा तो क्या होती, फीमेल, और ओनली सन कौन होता है, इसका भाई। ये याद रखना, ओनली सन लिखा है मतलब बेटा एक ही होना चाहिए, तो या तो रीटा वो खुद हो या फिर उसका एक भाई हो, और रीटा खुद एक गर्ल, ठीक है, ओनली सन तक हो गया। अब पीछे देखो, प्रमोद्स फादर इज, अब ये जो ओनली सन है जहां तक तुम पहुंचे हो यहां तक, या तो ये या ये जो भी है, ये कौन होना चाहिए, ये प्रमोद के फादर होने चाहिए। ये कौन होना चाहिए, प्रमोद के फादर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये किसका फादर, ये किसका फादर है, प्रमोद का। इसका मतलब इसका बेटा या बेटी कौन है, प्रमोद। इसका बेटा या बेटी कौन है, प्रमोद, बिकॉज प्रमोद का भी जेंडर नहीं दे रखा है, तो मैं ये थोड़ी मान लूंगा बेटा है या बेटी है, कुछ भी हो सकता है। समझ आई, नहीं है, वापस देख लो, माई से चालू करेंगे। माई किसके लिए यूज हुआ, रीटा के लिए, रीटा बना है, ठीक है। माई फादर यानी रीटा के फादर का ओनली सन, रीटा के फादर का ओनली सन या तो रीटा है, ठीक है, तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये बना, या फिर रीटा का भाई है, तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये बना। फिर पीछे और चलेंगे तो प्रमोद फादर इज, यानी ये जहां तक आपने बनाया वो कौन है, इज मतलब कौन है, प्रमोद के फादर। तो ये जहां जैसे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन लू, तो यहां तक पहुंचे थे तुम, ये कौन है, ये प्रमोद का फादर। तो प्रमोद मतलब इसका क्या हुआ, बेटा या बेटी हुई, प्रमोद का जेंडर नहीं करका। या फिर अगर मैं यहां तक पहुंचा था तो ये किसका फादर है, प्रमोद का। तो या तो मेरे लिए ये बंदा है जिसको वो इंट्रोड्यूस कर, जो भी जिसके लिए बात कर रही है, या फिर ये खुद है। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, हाउ इज रीटा रिलेटेड टू प्रमोद। अब ध्यान से देखो तुम्हारी फैमिली ट्री, हाउ इज रीटा रिलेटेड टू प्रमोद का मतलब प्रमोद के लिए रीटा कौन है, प्रमोद के लिए रीटा कौन है। तो अगर मैं ये ट्री लेके चलूं तो प्रमोद के लिए रीटा कौन हुआ, बेटा फादर हुआ। प्रमोद के लिए रीटा कौन हुआ, फादर। और अगर मैं ये वाली ट्री लेके चलूं तो प्रमोद के लिए रीटा कौन हुआ, प्रमोद के फादर की सिस्टर, उसको क्या नाम दिया था हमने, आंट। और वो भी किस साइड की आंट, पैटर्नल आंट, क्योंकि ये फादर की साइड की आंट है। मदर के साइड की आंट होती तो मैटरनल आंट। ऑफ कोर्स पैटर्नल मैटरनल तभी बात करनी जब ऑप्शन में दे रखा हो, ऐसा नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, आंट ही बहुत है। लेकिन दो आंसर आएगी नहीं है बेटा, फादर या पैटर्नल आंट। फादर जब ये वाली ट्री देख रहे हो, पैटर्नल आंट जब ये वाली ट्री देख रहे हो, तो सर कौन सी देखेंगे, दोनों ही देख सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन किस हिसाब से सेट कर रखे। अगर वो ये मान के चल रहा है कि रीटा इज अ फीमेल, तो फिर वो ऑप्शन में कभी भी फादर देगा ही नहीं। ये तुम ध्यान रखना, तुमको कोई चिंता नहीं करने की जरूरत, सर दोनों आ गए तो, और दोनों आ ही सकते, क्वेश्चन बनाने वाले में बहुत दिमाग है, ठीक है, ओके। और अगर दोनों आएंगे तो एक ऑप्शन हमेशा नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। नन ऑफ दीज नहीं आएगा, इनफैक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, बिकॉज नन ऑफ दीज तो तब लगाते हैं जब एक भी आंसर करेक्ट नहीं हो। यहाँ पे तो दो आंसर करेक्ट है, तो इसलिए हम नन ऑफ दीज नहीं लगा के कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। तो उस केस में एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा अगर ये दोनों ऑप्शन होंगे तो। वैसे अमूमन केस में ये ऑप्शन होगा ही, क्योंकि वो जनरली ये मान के चलेगा दैट रीटा इज अ फीमेल, फिर ये ऑप्शंस बने, तो ये ऑप्शन आएगा ही, यही ऑप्शन आएगा, ये हम लगा देंगे। अब अगर पैटर्नल आंट भी हो, मैटरनल आंट भी हो, तो कौन सा लगाएंगे, पैटर्नल आंट। और अगर सिर्फ आंट हो तो आंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर नन ऑफ दीज नहीं लगाएंगे। मान लो आंट एक ऑप्शन हुआ और नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन हुआ, तो आंट करेक्ट है। पैटर्नल आंट हो या मैटरनल आंट हो, है तो आंट ही, तो नन ऑफ दीज क्यों लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ये बात तभी बात करनी है जब ऑप्शंस में क्लैरिफाई कर रखा हो, नहीं कर रखा हो सीधा आंट आंसर लगा। तो ध्यान से समझो, दो कॉन्फ़िगरेशंस आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है कि दो कॉन्फ़िगरेशंस आए और जेंडर नाम से गेस नहीं करना है और ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है, सारी बातें इस क्वेश्चन में आ गई, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा, फादर और पैटर्नल आंट, ठीक है, ये मेरा आंसर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई सेइंग, बोल कौन रहा है, एक्स बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस वाई को करा रहा है। He is the husband of the granddaughter of the father of my father. My word आया, my किसके लिए यूज होगा बेटा, x के लिए। चलो x से बनाना चालू करते हैं। x का जेंडर क्लियर नहीं, y का तो क्लियर है क्योंकि वो y को इंट्रोड्यूस करके ही बोल रहा है, इसका मतलब y इज डेफिनेटली अ मेल, बट x क्या है वो अभी नहीं पता, लीव इट एज इट इज। x माई के लिए क्या यूज हुआ, फादर, फिर x के फादर, ये x के फादर हो गए, ठीक है। अब पीछे से चालू करो, फादर ऑफ, इनके वापस क्या बनाने, फादर, इनके फादर, यहां तक हो गया भाई, फादर ऑफ। फिर पीछे चलो, ग्रैंड डॉटर ऑफ, अब ये जो आपने लास्ट यहां तक बनाया था ना,
इनकी क्या चाहिए, ग्रैंड डॉटर। अब इनकी ग्रैंड डॉटर कौन होगी, या तो ये एक्स खुद होगी या फिर इसकी बहन होगी। दो पॉसिबिलिटी आएगी नहीं है। क्या मैं मान लूं कि ये इसी की बात हो रही है? नहीं मान सकता, क्योंकि ओनली यूज नहीं किया। ठीक है, ओनली यूज नहीं किया ना। ओनली यूज करता तो भी ये मेल हो सकता था, मेल होता तो उसकी बहन होती, और अगर ये फीमेल है तो फिर ये अकेली होती। कुछ भी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, तो मैं दोनों ऑप्शन लेके चलूंगा अभी। ठीक है, बाद में जब मैं आपको पूरा ऑप्शन के साथ क्वेश्चन कराऊंगा तब अपन देखेंगे कैसे अप्रोच करना, अभी तो समझना है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, एक्स के फादर के वापस फादर और उनके फादर की ग्रैंड डॉटर, या तो वो एक्स हुई, तो इसलिए पहला कॉन्फ़िगरेशन ये बना लिया। यहां पे मैंने अपनी ट्री को स्प्लिट कर लिया। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कहां ट्री को स्प्लिट कर लेना। जैसे ही तुम्हें लग रहा है दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, स्प्लिट कर दिया। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, सिंस डॉटर ग्रैंड डॉटर बोला है, तो ये एक्स ब्रदर हो या सिस्टर कोई भी हो, इसकी एक सिस्टर और हो सकती, क्योंकि ओनली वर्ड यूज नहीं किया, तो दो ग्रैंड डॉटर भी तो हो सकती। ठीक है, तो दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। अब आगे बढ़ो, ग्रैंड डॉटर के पहले क्या लिखा है, यहां तक हमने कर लिया, हस्बैंड ऑफ। अब ये जो भी ग्रैंड डॉटर आपने मानी, इस केस में ये ग्रैंड डॉटर है, इस केस में ये ग्रैंड डॉटर है, इसका क्या चाहिए, हस्बैंड। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड डॉटर है इसका अगर मैं हस्बैंड लूं तो ये हुआ, और हस्बैंड के बाद ही लिखा है, मतलब ये वही बंदा है जिसको इंट्रोड्यूस करा रही है, तो ये वाई हुआ, तो ये बंदा वाई हुआ। अगर मैं ये वाली ट्री लेता हूं तो इसका जो हस्बैंड है वो वाई हुआ, तो यहां पे ये वाई आया। अब क्वेश्चन क्या पूछा भाई, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स। हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स का मतलब एक्स के लिए वाई कौन है। अब देखो जरा, एक्स के लिए वाई कौन है, हस्बैंड। एक्स के लिए वाई कौन है, हस्बैंड। और यहां पे देखा जाए तो एक्स के लिए वाई कौन है, इसकी सिस्टर का भाई, इसकी सिस्टर का हस्बैंड। अपनी सिस्टर का हस्बैंड क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। अपनी सिस्टर का हस्बैंड क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। भले ही एक्स मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेल हो तो भी वो ब्रदर इन लॉ है, फीमेल है तो भी वो ब्रदर इन लॉ। तो इसलिए यहां पे भी दो आंसर आएंगे। पहला आंसर इज हस्बैंड, अगर आप फर्स्ट ट्री लेके चलते हो तो हस्बैंड। दूसरा आंसर इज ब्रदर इन लॉ, BIL, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बोला था, तो ब्रदर इन लॉ। तो दो आंसर आ सकते हैं, हस्बैंड या ब्रदर इन लॉ। क्लियर है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो फिफ्थ में क्या बोल रहा है, आर टोल्ड एस। आर टोल्ड एस यानी बोल कौन रहा है, आर बोल रहा है। ठीक है, दैट टी इज हिज फादर्स ओनली नेफ्यू। हिज फादर मतलब हिज किसके लिए यूज हुआ, आर के लिए, क्योंकि दैट आ गया। ठीक है, दैट आ गया मतलब अगर ये अपोस्ट्रोफी में लिख रखा है, इन्वर्टेड कॉमास में लिख रखा है, तो इन्वर्टेड कॉमास में जब लिखते हैं तो इसका मतलब तो क्या होता है भाई, कि ये एक्स जो है वो प्रेजेंटली किसी से बात कर रहा है। प्रेजेंटली किसी से बात कर रहा है, तो जहां भी माय आएगा वो खुद एक्स अपने लिए बोल रहा है। लेकिन यहां पे क्या आ गया, यहां पे देखो कहीं भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, यहां पे दैट आ गया। दैट का मतलब इसने किसी से बोला होगा। तो अब अगर मैं किसी से बोल रहा हूं कि टी इज हिज फादर्स ओनली नेफ्यू, आर टोल्ड एस दैट, दैट आते ही हिज किसके लिए यूज हो रहा है, आर के लिए, एस के लिए नहीं, आर के लिए। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है तब तो माई यूज होगा मेरे लिए। ये तो एक्टिव पैसिव स्पीच अगर पहले पढ़ रखी इंग्लिश में तो ध्यान आ जाना चाहिए। ठीक है, कि अगर मैं दैट लिख रहा हूं तो दैट का मतलब हिज किसके लिए यूज हो रहा है, जो बंदा बोल रहा है उसके लिए। और अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा रहा हूं तो माई किसके लिए यूज हो रहा है, जो बंदा बोल रहा है उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए यहां पे दैट आया है, तो हिज का मतलब मेरे लिए आर हो गया। ओके, तो आर से चालू करूंगा अपनी ट्री। हिज फादर, तो आर के फादर, ये आर के फादर, यहां तक हो गया, हिज फादर। फिर फादर्स ओनली नेफ्यू। अब ये जो फादर आपने बनाया, इनका ओनली नेफ्यू। अब नेफ्यू याद करो कौन होता था, नेफ्यू वो होता था जो अपने भाई या बहन का बेटा है, भाई या बहन का बेटा है। यहां लिखा है फादर्स ओनली नेफ्यू, यानी नेफ्यू एक ही है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फादर थे, इनका या तो कोई भाई होगा या बहन होगा, हमें नहीं पता कौन है। ठीक है, वो जो भी है, ऑलराइट, उनका बेटा कौन है, टी। उनका बेटा कौन है, टी। बेटा है ये पता है क्योंकि नेफ्यू लिखा है, नेफ्यू मतलब जेंडर इज मेल। तो ध्यान से समझो, आर का जेंडर नहीं दे रखा है। आर ने बोला कि टी इज हिज फादर्स ओनली नेफ्यू, हिज मतलब आर के फादर का ओनली नेफ्यू कौन है, टी। तो एस का क्या काम था, कोई काम नहीं था, एस फालतू में दे रखा है। आर एस को बता रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। समझ आई बात यहां तक। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है, यू इज आर्स कजिन बट नॉट द ब्रदर ऑफ टी। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है, यू इज आर्स कजिन, कजिन तो है
अब कजिन क्या होता है, जैसे मेरा कोई कजिन है तो वो या तो मेरा कजिन भाई होगा या बहन होगा। कजिन मतलब क्या होगा, है तो भाई है या बहन है। ठीक है, यहां पे लिखा यू इज आर्स कजिन बट नॉट द ब्रदर ऑफ टी। यू जो है वो आर का तो कजिन है लेकिन टी का ब्रदर नहीं। अब सोचो क्या मतलब हुआ इसका, यू को किधर बिठाए हम, यू को आर का तो क्या बनाना है, कजिन, मतलब वो आर का डायरेक्ट ब्रदर सिस्टर नहीं है, कजिन होना चाहिए। कजिन होना चाहिए मतलब इसके फादर के जो भाई बहन है उनमें से किसी का बेटा होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बोला यू इज आर्स कजिन बट नॉट द ब्रदर ऑफ टी, पर वो टी का ब्रदर नहीं है। अब सोचो टी का ब्रदर नहीं है तो वो टी की सिस्टर हो सकती है क्या, टी का ब्रदर नहीं है सिस्टर तो हो सकती है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी आई कि टी की सिस्टर कौन हो जाए, यू। यू इज आर्स कजिन बट नॉट द ब्रदर ऑफ टी। ठीक है भाई, टी का ब्रदर नहीं है, टी की सिस्टर है, और टी की सिस्टर डेफिनेटली आर की कजिन होगी। अग्रीड, so this is one configuration that I have, but can I have another configuration? I think we can have another configuration. इसमें मैंने क्या बनाया, वही आर के फादर की जो भी भाई या बहन उनका एक बेटा कौन है, टी। अब ये भी तो हो सकता है भाई उनका एक और भाई या बहन कोई हो और उसकी जो बेटी है वो कौन हो, यू। ये भी तो हो सकता है। अब इस केस में तो बेटी होना भी जरूरी नहीं है, ये बेटी भी हो सकता है बेटा भी हो सकता है, क्योंकि उसने ये बोला हमसे कि यू इज आर्स कजिन बट नॉट द ब्रदर ऑफ टी। सही बात है, देखो जरा ध्यान से, इसने बोला, अच्छा लेकिन एक बात और बोली हुई थी, ध्यान से समझो। उसने बोला था कि ये जो फादर थे इनका एकमात्र नेफ्यू कौन है, टी, तो फिर ये नेफ्यू हो ही नहीं सकता। तो ये नेफ्यू नहीं होगा तो ये पक्की बात है नीस होगी, मतलब ये गर्ल होना जरूरी है। समझ में आई ना, मैंने कहा था जेंडर कुछ भी हो सकता है पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे एक वर्ड लिखा था ओनली। ओनली का मतलब नेफ्यू एक ही होगा, पर वो किसी दूसरे भाई बहन से तो नीस तो हो सकती है ना भाई, किसी एक भाई बहन से नेफ्यू होगा दैट इज ओके, बट किसी एक और भाई बहन से नीस तो हो सकती है, या इसी पर्टिकुलर भाई बहन की भी तो एक बेटी भी हो सकती है। तो दो पॉसिबिलिटी आएगी नहीं आई बेटा, जल्दी बताओ, समझ आ गया। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी। अब देखो अगर मैं फर्स्ट ट्री देखता हूं तो हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, मतलब टी के लिए यू कौन है, सिस्टर है, साफ दिख रहा है, टी के लिए यू कौन है, सिस्टर। तो एक आंसर तो मेरा क्या है, सिस्टर, अगर मैं फर्स्ट ट्री लेता हूं। अगर मैं ये वाली ट्री लेता हूं, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, अब की बार यू टी के लिए कौन हुई, सिस्टर नहीं हुई, अब की बार कजिन हुई, क्योंकि सिस्टर तो भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो सिस्टर है, ये तो क्या हुआ, इसके भाई या बहन की बेटी है, तो इसलिए क्या कहलाएगी, ये कजिन कहलाएगी। सो दैट मीन्स अगेन आई हैव टू आंसर सिस्टर और कजिन, ईदर सिस्टर और कजिन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, राइट। लास्ट वाला देखते हैं 6, क्या बोल रहा है, एज मदर इज द सिस्टर ऑफ बी। अब इस बार कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, इस बार सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दे रखी, तो सीधा बनाना चालू करते हैं ए से। एज मदर, एज मदर मतलब एक ही मम्मी मतलब ऊपर वाली जनरेशन में जाना है, और मदर मतलब ओवल बनाना, तो ये हो गई ए की मदर। ए का जेंडर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो ए को छोड़ दिया मैंने, ए का जेंडर कुछ भी हो। इज सिस्टर ऑफ बी, ये ए की मम्मी, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ये किसकी सिस्टर है, बी की सिस्टर है। अब अगर ये बी की सिस्टर है तो बी का जेंडर पता पड़ा क्या, नहीं पड़ा, बी तो ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकती है, तो अभी जितना पता है उतना ही लिखना है। इसका डेफिनेटली पता पड़ गया कि ये ए की मदर है और बी की सिस्टर है। चलो आगे बढ़ो, एंड डॉटर ऑफ सी, कौन, एंड मतलब किसकी बात होगी, ए की मदर की ही बात होगी। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड डॉटर ऑफ सी, मतलब ए की जो मदर है वो बी की तो सिस्टर है और सी की डॉटर है। सी की डॉटर है मतलब इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा और यहां क्या लिखूंगा, सी। अब सी का जेंडर क्लियर है क्या, नहीं, क्योंकि उसने बोला है भाई सी की डॉटर कौन है, ए की मदर, तो ये सी होगी, सी की डॉटर कौन है, ए की मदर, लेकिन सी खुद क्या है वो नहीं दे रखा। समझे बात को, कैसे घुमा दिया क्वेश्चन, देखा, राइट। अब आगे बढ़ो, यहां तक हमने कर लिया। डी इज डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ ई। अब डी क्या बनानी है, डॉटर ऑफ बी, बी ये या ये रहा जो भी है, बी की डॉटर कौन है, डी, तो इसका तो जेंडर पता पड़ गया भाई डी, ये तो डेफिनेटली फीमेल है। एंड सिस्टर ऑफ ई, तो यही जो डी है वो बी की तो डॉटर है और ई की सिस्टर है, यानी ई की सिस्टर है, तो ई और डी सिबलिंग्स हुए। लेकिन क्या मेरे को ई का जेंडर पता है,
नहीं पता, ठीक है भाई। डी उसकी सिस्टर है ये दे रखा है, पर ई क्या है, ब्रदर है कि सिस्टर, ये थोड़ी पता है। बन गया, इतना तक तो बना दिया। अब पूछा क्या क्वेश्चन, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई का मतलब क्या है बेटा, कि ई के लिए सी कौन है, हमेशा बाद वाले से पहले वाले को देखना है। ई के लिए सी कौन है, ई एरा सी एरा, इसके लिए ये कौन है। तो डेफिनेटली कितनी जनरेशन का गैप हो गया, 2 जनरेशन का। और 2 जनरेशन का गैप आते ही कौन आता है, ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं। आते कि नहीं आते, हमारी जस्ट ऊपर कौन है, पेरेंट्स, और उसके जस्ट ऊपर कौन है, ग्रैंड पेरेंट्स। इसका मतलब डेफिनेटली इस ई के लिए ये कौन हुई, या तो ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ सी, क्योंकि जेंडर ऑफ सी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, क्योंकि हमें सी का जेंडर नहीं पता, तो इसलिए हम 2 आंसर लिखेंगे, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये हमारे टाइप 1 के बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिनसे अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि भाई इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। फैमिली ट्री ऐसे बनानी, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे आ सकती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस कैसे करेक्ट हो सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कहां लगाना है, नन ऑफ दीज कहां लगाना है, पैटर्नल मैटर्नल देखना है या नहीं देखना है, ये सब बातें क्वेश्चन पे डिपेंड करती हैं, लेकिन इस तरीके से अप्रोच की जाती है, ठीक है बेटा। और आगे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।